Amazon, गूगल, फेसबुक, सेल्सफोर्स, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज लगातार हजारों लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। पिछले साल 2022 में केवल 50 कंपनीज ने ही 90,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। क्या रिसेशन आ रहा है? क्या इससे हमें घबराने की जरूरत है? चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। यूएसए, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज दो कारणों की वजह से आने वाले सालों में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करेंगी। वो दो है ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स बताते हैं इंडिया हैज जीरो चांसेस टू फेस रिसेशन। एक्सपर्ट्स मानते हैं यूएसए में माइल्ड रिसेशन आने से क्रूड ऑयल की डिमांड कम होगी और उसकी वजह से प्राइसेस भी डाउन जाएंगे। इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को बड़े पैमाने पर होने वाला है। अगर हम पिछले डेटा को लेकर चलें तो जब जब यूएसए में रिसेशन आया है, इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और हर बार इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले अमेरिकी रिसेशन से क्रूड ऑयल 30% डाउन गया था, एल्यूमिनियम 36%, कॉपर 21% और स्टील 19%। ये सब प्राइसेस डॉलर्स में होती है, इसलिए इंडिया को बेनिफिट होता है। आइए समझते हैं कि आर्थिक मंदी क्या है और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर करंट एग्जाम्पल से समझें तो श्रीलंका और पाकिस्तान को देख लीजिए। ये दोनों देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। आम जनता एक ही रोटी को तरस रही है। जब जब इकोनॉमिक मंदी आई है, दुनिया के कई देशों को नेगेटिव ग्रोथ का फेस करना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कर्व हमेशा नीचे ही जाता दिखे। इसका अर्थ ये है कि इकोनॉमी को फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि आर्थिक मंदी होती क्या है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हमारे ग्रोथ एंड इकोनॉमी पर आते हैं। इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं रहती। इसका मतलब है कि बड़ी कंपनीज लाइक एमएनसीज या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स हर साल सेम एम्प्लॉयमेंट रेट से जॉब ऑफर्स नहीं निकाल सकते। कभी एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाते हैं, कभी फायरिंग रेट बढ़ जाता है, कभी वैकेंसीज खाली ही पड़ी रहती है और कभी वैकेंसीज होती ही नहीं। ये सब निर्भर करता है कंज्यूमर्स पर। कौन कंज्यूमर्स? हम लोग, हम सब हैं कंज्यूमर्स। आम जनता ही है जिसके चलते ये सब होता है। कभी किसी चीज की डिमांड्स बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्ट्स या सर्विस का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो तेजी आती दिखती है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। इससे एम्प्लॉयमेंट, सैलरीज एंड वैकेंसीज बढ़ जाती है। ये उस सेक्टर में देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का पहला कारण है। इस तरह से इकोनॉमी चलती है। इन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है इकोनॉमी ऊपर जाएगी या गिर जाएगी। पहला, नीड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दूसरा, सप्लाई। तीसरा, कंपटीशन। चौथा, अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंज। फ्लक्चुएशन का बड़ा कारण है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है एक संतृप्त लेवल पर मार्केट पहुंच चुका है और उस प्रोडक्ट की डिमांड अब कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में स्मार्टफोन्स की जब डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, क्योंकि डिमांड्स बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ा। उसके लिए एम्प्लॉयज, इन्वेस्टमेंट्स एंड सप्लायर्स बढ़े और आज हर एक इंसान के पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए मोबाइल फोन है। लेकिन अभी उसकी नीड उतनी नहीं है जितनी जब डेवलपमेंटल स्टेज पर थी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से लोगों के पास ऑप्शंस हैं और अब कंपनीज को ग्रो करने के लिए कांस्टेंट अपडेट्स चाहिए। यहाँ से ग्रोथ स्लो होती है। इसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। एक प्रोडक्ट की नीड सेटिस्फाइड हो जाने से उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे ही डिमांड्स घटती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, देश की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कस्टमर्स की परचेजिंग पावर कम होती है और सप्लाई भी कम हो जाती है। ये पूरी की पूरी बिजनेस साइकिल है जिसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब इसे इंटीग्रेटेड अप्रोच से सारे बिजनेस को साथ लेकर चलते हैं। जिस तरह एक बिजनेस का स्टेबल ग्रोथ नहीं होता, उसी तरह देश में भी लीनियर ग्रोथ नहीं होता। इसके डेवलपमेंट में 4 पड़ाव आते हैं। पहला, ग्रोथ। सेकंड, समिट। थर्ड, रिसेशन। फोर्थ, ट्रफ। पहली चीज ग्रोथ है, जिसमें देश की जीडीपी ग्रो करते दिखती है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, डिमांड ज्यादा होने से प्रोडक्शन ज्यादा। दूसरा, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट एंड सैलरी इंक्रीमेंट्स। तीसरा, हायर परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। दूसरी चीज है समिट या कहीं पीक ऑफ द डिमांड, सप्लाईज, एम्प्लॉयमेंट्स एंड ऑल। ये एक ऐसी पोजीशन है मार्केट की या कहो टाइम जोन जहां से आगे ग्रोथ नहीं होती। जैसे हमने पहले ही बात की है सैचुरेशन की। यहाँ पर मार्केट संतृप्त है और इकोनॉमिक ग्रोथ की रेखा सीधी है। This point is the end of growth where recession begins shortly. Recession, मार्केट में सैचुरेशन आने के बाद चीजें लग्जरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपडेट होती है। प्राइसेस बढ़ते हैं,
ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है और मार्केटिंग भी प्राइसी होती है डिमांड फिर से बढ़ाने के लिए। इससे कस्टमर्स का खर्चा कम होने लगता है और डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। इससे कंपनीज प्रोडक्शन कम करने लगती है और डिमांड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कार कंपनीज में काफी बड़ा वेटिंग होता है न्यू मॉडल का जब आप ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन नहीं रखते हैं एक समय के बाद। सो प्रोडक्शन रुकते ही जीडीपी का ग्राफ भी नीचे चला जाता है और उसे हम रिसेशन या आर्थिक मंदी कहते हैं। ऐसा होने पर प्रोडक्शन रुक जाता है, कंपनीज कम कमाती है, एम्प्लॉयमेंट गिरता है, सैलरीज घट जाती हैं, कस्टमर्स खर्चा कम करते हैं, मार्केट डाउन रहता है। जितनी लंबी ये साइकिल चलती है मंदी उतनी ही बढ़ती रहती है। अब सवाल ये आता है, आखिर कितना नीचे गिर सकता है जीडीपी किसी देश का? तो इसका सीधा जवाब है कि जब तक जीडीपी लोएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती वो गिरती रहती है। इसे हम ट्रफ कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे चीजों की प्राइस नहीं गिर सकती, वहां से फिर से इकोनॉमिक ग्रो ही कर सकती है। एक नए पीक के साथ फिर से गिरेगी, फिर से उठेगी और फिर से गिरेगी, और ये बिजनेस साइकिल्स चलती रहेंगी। दूसरे कई सारे कारण हैं लो जीडीपी की, जैसे यूथ्स में बिजनेस को लेकर कम मोटिवेशन, नॉट एप्रिसिएशन कल्चर इन द सोसाइटी फॉर स्टार्टअप्स एंड आइडियाज, अनस्किल्ड ग्रेजुएट्स, नो पोटेंशियल फॉर बिजनेस ग्रोथ, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इनोवेशन और दूसरे कई सारे। रिसेशन ड्यू टू पैंडेमिक, अनलॉफुल एक्ट्स जैसे चीट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड बैंक्स। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेगमेंट में। भारत में पिछले 100 सालों में 5 बार बड़ी आर्थिक मंदी आई है। 1957 to 58, 1966 to 67, 1973, 1980 और 2020 to 21 ड्यू टू कोरोना के कारण आर्थिक मंदी ने इंडिया का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पादन 8% तक कम कर दिया था। कोरोना की वजह से आया रिसेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी और इंडिया से काफी हद तक रिकवरी करके आगे बढ़ रहा था, थैंक्स टू हमारे डायनामिक प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाया। पोस्ट कोविड रिसेशन से इंडिया कैसे रिकवर हुआ? जॉब मार्केट्स में रिकवरी चल रही है, बिलियनियर्स में इजाफा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज लाई, आरबीआई ने काफी बैंक्स और सेक्टर्स को हेल्प किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन कंपनीज को दुनिया की पहली सर्टिफाइड वैक्सीन लाना, जिससे इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हो गया। अब आते हैं वीडियो की मेन पार्ट में। रिसेशन से आपकी जॉब, बिजनेस और फैमिली को कैसे बचाएं? जिस देश में आर्थिक मंदी चल रही हो वहां पे हर एक सिटीजन की लाइफ और लाइफस्टाइल पर असर तो पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये आपकी लाइफ को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। 5 ऐसे स्मार्ट तरीके जो आपको इससे बचा सकते हैं। पहला, इमरजेंसी फंड्स। अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके, रोज के खर्चों को कम करके और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है जो आपको 6 महीने से 1 साल तक आपकी और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखने के काम आए। जब मंदी आए आपको ये पैसे काम आएंगे। मंदी से बचने का सबसे बड़ा आसान तरीका अपना बजट ठीक करें। अननेसेसरी चीजें खरीदना, पैसे उड़ाना और अपने शौक को काबू में रखकर एक इमरजेंसी फंड में पैसे इन्वेस्ट करें। दूसरा, पर्सनल फाइनेंस। किसी भी चीजों को खरीदना हो तो लोन या फिर फाइनेंस ना करवाएं। इससे आप एक डेब्ट में फंस जाते हैं और उसके इंटरेस्ट भी आपको चुकाने पड़ते हैं। सर पर कर्ज हो और उसका ब्याज भी बढ़ रहा हो तो आपका इमरजेंसी फंड किसी काम का नहीं। सारा पैसा फाइनेंस कंपनीज को चला जाएगा और मंदी आने के बाद आपकी फैमिली को काफी सारे इश्यूज झेलने पड़ेंगे। जितना हो सके खुद को डेट यानी कर्ज से दूर रखें, क्योंकि लोन एंड फाइनेंस आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कभी नहीं होने देंगे। तीसरा, प्रायोरिटी टू हेल्थ। हेल्दी रहना 2 तरीके से पॉसिबल है। एक तो खुद ही हेल्थ केयर करें, अनहेल्दी फूड्स ना खाएं और किसी बीमारी की लक्षण हो तो अनदेखा ना करें, क्योंकि यही जलकर बड़ी बीमारी होती है और आपको इससे लड़ने के लिए खर्चा करना पड़ता है। दूसरा है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें ताकि इमरजेंसी फंड्स की आप अपने खान पान पर खर्चा कर सकें जब मंदी चल रही हो, और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ को सुरक्षित रख सकें। बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट काफी महंगा है, यह आपका बजट बिगाड़ देता है, इसलिए आपको इससे बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। चौथा, वर्क डेडिकेशन। अगर आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं तो कोई कंपनी आपको क्यों निकालेगी जॉब से जब मंदी चल रही हो। जिस जगह आप काम करते हैं वहां पर आपको मन लगाकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना है अपनी जॉब को सुरक्षित रखने के लिए।
क्योंकि बॉस हमेशा ये दिखता है कि कौन अच्छे से काम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं को महंगा पड़ता है जो कंपनी में काम नहीं करते। 5वां, गोल्ड इज मनी। सोना ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके दाम मंदी में भी बढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप अपना इमरजेंसी फंड बढ़ा सकते हैं। गोल्ड बेचकर पैसा हाथ में लेना मिनटों का काम है, और अब तो डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो ये तो 5 ऐसे रास्ते जो मंदी के खतरे से आपकी फैमिलीज को सुरक्षित रखने के काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।